नमस्कार, मैं मंसूर सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 9वीं कक्षा में दिए हुए वीर भूमि पर कुछ दिन इस यात्रा वर्णन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि लेखिका रुक्मिणी संगल जी द्वारा लिखित है। रुक्मिणी संगल जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। वह एक आधुनिक लेखिका है। इनके द्वारा लिखे गए यात्रा वर्णन लेख प्रसिद्ध हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेख करने का कार्य रुक्मिणी जी कर रही है। इनकी प्रमुख कृतियों में दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य विषय पर शोध प्रबंध किया हुआ है। गद्य परिचय अगर हम जाने तो इसमें यात्रा वर्णन में अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियाँ, प्रकृति कला का पर्यवेक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ यात्रा वर्णन परक है। इस पाठ में लेखिका ने वीर भूमि राजस्थान का वर्णन बड़ा ही मनोहारी किया है। वहाँ के गढ़, किले, महल एवं वहाँ की कला संस्कृति का सुंदर वर्णन किया है। सारांश के रूप में अगर हम देखें तो लेखिका को ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। लेखिका ने वीरभूमि राजस्थान का वर्णन इस पाठ में किया है। वहाँ के शाही महल एवं उनकी कलात्मकता का चित्रमय वर्णन पाठ में हुआ है। मेहरानगढ़ किला राजस्थान की कला का एक सुंदर उदाहरण है। पटवा की हवेलियाँ कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। चित्तौड़गढ़ के दर्शनीय स्थलों के सभी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। सचमुच राजस्थान सिर्फ एक वीर भूमि ही नहीं बल्कि कला संस्कृति की अनुपम भूमि भी है। राजस्थान को वीर भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान त्याग व बलिदान की भूमि है। इस विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। राजस्थान की रक्षा करने के लिए कई वीरों बलिदान दिया है। सिर्फ वीर ही नहीं बल्कि कई स्त्रियों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी है। इतना ही नहीं, अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए एवं अपनी देशभक्ति निभाने के लिए पन्ना धाय ने कुंवर के प्राणों की रक्षा हेतु अपने पुत्र की बलि दे दी थी। वीर महाराणा प्रताप अपनी भूमि की रक्षा हेतु प्रतिकूल परिस्थितियों में जंगल में रहे। इतना ही नहीं, दुश्मनों के हाथों से अपनी प्रतिष्ठा एवं लाज रखने हेतु कई स्त्रियों ने आत्मदहन भी किया था। रानी पद्मिनी के जौहर को हम भारतवासी कैसे भूल सकते हैं। अब हम इस पाठ का कुछ परिच्छेद पढ़ेंगे। प्रश्न पत्र में आने वाले सवालों को किस तरह से हल किया जा सकता है इसके बारे में देखेंगे। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। बठिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। यहाँ से मेड़ता पहुंचते तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए हैं, क्योंकि कुछ खेत, हरियालियाँ और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। यो भी सायंकाल हो चुका था। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहाँ रखकर थोड़ा तरोताज़ा हुए। 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो राई का बाग क्षेत्र में स्थित है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन है। महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाता है। चितर झील के पास होने से इसे चितर भवन भी कहते हैं। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में
परिवर्तित कर दिया गया है। एक भाग में शाही परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहाँ बैठकर चाय का कॉफ़ी का कप एक व्यक्ति के लिए कम से कम 1,000 रुपया खर्च लगता है। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। भूतल पर एक म्यूजियम बना हुआ है जिसमें वहाँ के राजाओं की, उनके क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल की अनेक कलाकृतियाँ चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। इसमें कुछ इतना सुंदर, सजीव और भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी, जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। गंतव्य था मंडोर गार्डन। अब हम इस परिच्छेद के अंतर्गत पूछे गए सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। कृति क्रमांक 1 में आपको आकलन हेतु प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें 3 भागों में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन स्थानों से आगे बढ़ते हुए लेखिका जोधपुर पहुँची, तो किन किन स्थानों से आगे बढ़ी थी, जैसे कि भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़, बीकानेर, जोधपुर, मेड़ता, नागौर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। कलाकृति में आकलन हेतु दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि समझकर लिखिए। मेड़ता पहुँचते ही लेखिका को ऐसा क्यों लगा कि वह पंजाब के आसपास आ गई है। हम लिख सकते हैं क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दिखाई देने लगे। उसी तरह आकलन हेतु संजाल पूर्ण कीजिए भी पूछा जा सकता है। उसके अंतर्गत पूछा जा सकता है कि उम्मेद भवन की विशेषता है। तो उम्मेद भवन की जो विशेषता है वह विशेषताएं हमने जो परिच्छेद में देखी है। विश्व का विशालतम भवन है, महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित है, निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा, अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है, ऐश्वर्य, विलास व आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। दूसरी आकलन कृति पूछी जा सकती है जिसमें सत्य या असत्य पहचान कर लिखी है, जो कि हमें वाक्य वही परिच्छेद में मिल जाते हैं, इसलिए सत्य या असत्य पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा, तो इस आकलन हेतु में प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द में हो। जैसे कि यहाँ पर हमें उत्तर दिया गया है द्वारपाल, तो इससे मिलता जुलता सवाल हमें बनाना है। सवाल हम बना सकते हैं, महल के प्रवेश द्वार पर किसे नियुक्त किया गया था, यह सवाल हो सकता है। उसी तरह म्यूजियम है, म्यूजियम के लिए हमें सवाल बना सकते हैं हम, भूतल पर क्या था, इस तरह सवाल बनाया जा सकता है। कुछ आकलन हेतु आकृति पूर्ण करने के लिए भी कहा जा सकता है। म्यूजियम की विशेषताएं, इसमें हम दे सकते हैं राजाओं की, उनके क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल की अनेक जानकारियों के चित्र के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। आकलन हेतु कारण लिखिए भी पूछा जा सकता है। लेखिका की दृष्टि से किसी भी चित्र पर दृष्टि चिपक सी जाती थी, उत्तर में लिख सकते हैं क्योंकि सभी चित्र सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर थे। कृति क्रमांक 3 के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है व्याकरण के संदर्भ में समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, जो कि हमें इसी परिच्छेद से मिल जाएंगे। मानक वर्तनी के अनुसार शब्द किस तरह से लिखने हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो सज्जा से, यह एक ही शब्द नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। जैसे सज्जा और फिर से लिखना है। मॉडल भी
यह एक ही शब्द नहीं है, मॉडल अलग लिखना है, भी अलग लिखना है। शुद्ध शब्द पहचान कर लिखिए। अशुद्ध शब्द वहाँ पर दिए जाएंगे प्रश्न पत्र में, हमें शुद्ध शब्द वही परिच्छेद में मिल जाएगा। उसी तरह शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। द्वार पर नियुक्त व्यक्ति, जैसे कि हमने देखा द्वारपाल। कुछ प्रत्यय अलग कर कर लिखने के लिए कहा जा सकता है, जो कि हमें परिच्छेद में दिए हुए हैं। लिंग है, वचन है, अव्यय पहचान कर लिखना है। इस तरह से हमें कई सारी व्याकरण के रूप में पूछे जाने वाले सवालों की पूर्ति हम इस परिच्छेद से ढूंढकर ही कर सकते हैं। धन्यवाद।